Good morning to all. In today's video, we are going to see how we are going to do the revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of reconstitution of partnership. Till today, we had seen various adjustments related to goodwill and distribution of reserve and accumulated profit and loss among the partner at the time of reconstitution. Now, let us see how you are going to do the revaluation of assets and reassessment of liabilities at the time of reconstitution, and in today's video we will see reconstitution related to change in profit sharing ratio. So first of all, whenever you are going to do the reconstitution of partnership firm, at that time you are going to revalue your assets and reassess your liabilities. The reason for doing this is that no partner is at advantage or disadvantage because of the change in the value. यानी जब भी हम पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हैं, यानी रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है आपका पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होके आप एक नया एग्रीमेंट शुरू करना चाहते हो। और रिकंस्टिट्यूशन हो सकता है इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी ये कुछ केसेस है जहाँ पे आप अपनी फर्म को रिकंस्टिट्यूट करते हो। तो रिकंस्टिट्यूट करने से पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है, जिसमें से एक एडजस्टमेंट है आपकी सारी एसेट्स को रीवैल्यू करना और सारी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करना। यानी जब आप अपनी एग्रीमेंट चेंज करोगे, यानी पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट करोगे, तब आप अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट एंड रीवैल्यूएशन करोगे। रीज़न ये है कि जब भी आप एग्रीमेंट चेंज करोगे तो यू नो दैट सम पार्टनर्स में बी गेनिंग सम शेयर एंड द अदर में बी सेक्रीफाइसिंग। तो अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज कर रहे हो तो करंट एग्रीमेंट से पहले का जो भी आपका बैलेंस शीट था या जो भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, इस सब को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, सो दैट नो पार्टनर इज इन द स्टेट ऑफ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यानी नया एग्रीमेंट आने के वजह से, और अगर हम पुरानी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो नए एग्रीमेंट के वजह से किसी भी पार्टनर का एडवांटेज या डिसएडवांटेज ना हो। सो देयर इज़ नीड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। यानी आपको रिकंस्टिट्यूशन के डे पे देखना है कि एक्चुअली जो आपने बुक में एसेट की वैल्यू लिखी है और जो आपकी रिवाइज्ड वैल्यू है वो सेम है या डिफरेंट है, और अगर कोई डिफरेंस है इन दोनों में तो आप उसको करेक्ट करोगे, और उसके लिए आप एक अकाउंट ओपन करते हो जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर हम उसे पॉपुलरली जानते हैं बाय द नेम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो भी आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ वो आप करोगे विद द हेल्प ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो लेट अस सी रीवैल्यूएशन अकाउंट में जब आप एंट्रीज करोगे तो उसके लिए क्या एंट्रीज होगी, हाउ यू आर गोइंग टू डू पास द जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो एंट्रीज किस तरह से पास होगी। पहली एंट्री ऑन द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी अगर आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि सपोज आपने बुक वैल्यू आपकी एक एसेट है, फॉर एग्जांपल मशीनरी, यस, तो मशीनरी आपकी एसेट है जो बुक में आपने रिकॉर्ड कर रखी है ऑफ ₹2 लाख, जबकि जिस दिन आप रिकंस्टिट्यूट कर रहे हो अपने फर्म को तो आपको उसकी रिवाइज्ड वैल्यू पता चलती है कि जिस मशीनरी को हमने बुक में 2 लाख का लिखा हुआ है वो एक्चुअली 2,50,000 है। यानी उसकी रिवाइज्ड वैल्यू अगर हम करें तो वो 2 लाख की ना होके 2,50,000 की है। इसका मतलब
आप अपनी नई बैलेंस शीट में आप रिवाइज्ड वैल्यू शो करोगे, यानी 2 लाख के बजाय अब आप एसेट को 2,50,000 में शो करोगे। यानी आपको यहाँ पे कितने वैल्यू से आपकी एसेट इंक्रीज हुई है, बाय द अमाउंट 50,000 rupees. It means your asset is increased by 50,000 rupees, and so the entry which you will pass will be asset account debit to revaluation account. Reason, because asset have debit balance, so asset, if asset is increasing, you are going to debit the asset account, so the particular asset account will be debited and the treatment will be given through the revaluation account. यानी अगर एसेट बढ़ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट करो और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कौन सी लेनी है, रिवाइज्ड वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। यानी रिवाइज्ड वैल्यू आपकी कितनी थी, 2,50,000 एंड माइनस इट्स बुक वैल्यू दैट इज 2 लाख रुपीज़। यानी जो इंक्रीज हुई है एसेट वो हुई है आपकी 50,000 रुपीज़ से। सो यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड दैट 50,000 by passing the journal entry. Now in the same way, if your asset decrease, the value of your asset decrease, the entry will be revaluation account debit to asset account, because the value of asset is decreasing, so the asset account will be credited and the effect will be given from revaluation account. The entry will be revaluation account debit to asset and same book value minus revised value. For example, suppose book में आपकी asset की value थी 2 लाख रुपीज़ और अब आपकी रिवाइज्ड वैल्यू बता रही है कि वो 2 लाख की नहीं है वो एसेट, वो है 1,80,000 की। इट मीन्स योर वैल्यू ऑफ योर एसेट इज डिक्रीजिंग बाय 20,000 रुपीज़, एंड सो इफ द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीजिंग तो उसे आप क्रेडिट बैलेंस दोगे तो डेबिट होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट है ऑन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यानी अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो यू नो दैट लाइबिलिटी बढ़ना, तो लाइबिलिटी का इंक्रीज बैलेंस होता है क्रेडिट। यानी जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे एंड डेबिट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट ऑन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, इफ द लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग so liability account will be debited and the account which will be credited will be revaluation account. So this will be the entry for increase. Yes, after doing the journal entry, after passing the journal entry related to increase and decrease in the value of asset and liabilities, then there can be certain asset or liabilities which is unrecorded. यानी अगर आपकी कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड है, यानी आपने बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उस एसेट और लाइबिलिटीज़ को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी एडजस्टमेंट में आपको बता रखा है कि देयर वाज वन एसेट, फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ फर्नीचर ऑफ ₹20,000 विच इज़ अनरिकॉर्डेड। यानी आपके पास एक फर्नीचर था 20,000 का जो आपने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो अगर आपकी कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो आप उसे रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या पास करोगे, बिकॉज द एसेट इज कमिंग इन द बिजनेस, तो एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इट मीन्स एसेट अकाउंट को आपको डेबिट करना होगा, एसेट अकाउंट डेबिट होगा बिकॉज एसेट इज इंक्रीजिंग एंड द क्रेडिट विल बी टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। And the same way, if your liability is unrecorded, so liability अगर रिकॉर्ड करनी है तो लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करना होगा एंड डेबिट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज़ को भी आपको रिकॉर्ड करना है इन द सेम वे फॉलोइंग द रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी एसेट अगर इंक्रीज हो रही है, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट अगर आपकी बुक में आ रही है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एंड लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपका लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा and revaluation account will be debited. So you will pass this entry at the time of revaluation, that is reconstitution of partnership firm. Then after this
इफ़ देर इज़ गेन ऑन रीवैल्यूएशन, यानी जब आप आपकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट कर लोगे, उसके बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग किया जाएगा। और बैलेंसिंग करके इफ़ क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन द डेबिट साइड, यानी अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है देन डेबिट साइड, तो इट इंडिकेट्स प्रॉफिट, it indicates profit. So whenever your credit side of revaluation account is greater than the debit side, it indicates gain, that is profit on the revaluation, and this profit will be distributed among all the partners in their old profit sharing ratio, and the entry will be revaluation account debit to all partners capital account, because you are going to distribute profit among the partner, which will increase the partners capital, and so the capital account will be credited and debit revaluation account. And if there is loss on revaluation, अगर रिवैल्यूएशन में लॉस है, इसका मतलब आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, तो उस टाइम पे इस लॉस को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग दी पार्टनर्स, और एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन इन देयर ओल्ड रेशियो. So this will be the entry at the time of reconstitution, when you are going to revaluate your asset and reassess your liabilities. Now one more important thing, at the time of preparing revaluation account, there are certain expenses on reconstitution of the firm. यानी जब भी आप अपनी फर्म को रिकन्स्टिट्यूट कर रहे हो, यानी आप अपना एग्रीमेंट चेंज कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये जो सारी आप ट्रीटमेंट्स करते हो, एडजस्टमेंट करते हो रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, तो ये सारी ट्रीटमेंट्स करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं. यानी सपोज़ अगर आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का करेक्ट स्टेट जानना है ऑन द करंट डेट, तो इसके लिए आपको किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ सकता है, या फिर कोई पार्टनर सैलरी लेके ये काम आपके लिए करके देगा. यानी आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे फॉर रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ योर लाइबिलिटीज़, और ऐसे एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट आप क्या करोगे. Yes, so let us see what will be the treatment of such expenses. तो suppose when remuneration is paid to the partner, यानी ये जो revaluation का काम है वो एक कोई पार्टनर कर रहा है, ठीक है. If suppose there are three partner, example there are three partner A, B and C. अब आपको फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करना है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना है बिटवीन द थ्री पार्टनर्स. देन इफ़ ए एग्री कि वो रिवैल्यूएशन का सारा काम करेगा, यानी ए जो है वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का जो भी नया रिवाइज्ड वैल्यू है उसे पता करने का काम करेगा. तो इस काम के लिए ए कुछ सैलरी यानी रेमुनरेशन लेगा फर्म की तरफ से, यानी वो फ्री में नहीं कर रहा है इस काम को, वो उसके लिए फर्म से कोई पैसा यानी इन द फॉर्म ऑफ रेमुनरेशन ही विल टेक सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द firm. So if you are going to pay remuneration to a partner for revaluation of assets and reassessment of liability, तो आप एंट्री पास करोगे revaluation account debit to concern partner capital account. यानी जिस भी पार्टनर को आपको सैलरी या रेमुनरेशन देना है उस पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करो, बिकॉज कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा उसका और वो क्रेडिट होगा, एंड दिस विल बी गिवन थ्रू रिवैल्यूएशन account. Then next, when expenses that to be borne by the partner but are paid by the firm, यानी कभी कभी आप रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे ये भी डिसाइड करते हो कि जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर पे करेगा, ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. यस, तो जब आप क्वेश्चन आपको कहेगा कि द एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन इज़ टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, यानी पार्टनर को पे करना है,
तो एंट्री आप क्या करोगे, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप पार्टनर से उन पैसों को लोगे टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी वो पार्टनर पैसा पे करेगा, तो इसमें फर्म कहीं पे भी नहीं है, दैट्स वाई रिवैल्यूएशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन थर्ड विल बी व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, यानी एक्सपेंसेस हुए हैं और वो फर्म को ही पे करने थे और फर्म ने ही पे किए, यानी यहाँ पे किसी पार्टनर का कोई रोल नहीं था। तो अगर खर्चा हो रहा है आपका रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के टाइम पे, और वो खर्चा फर्म को ही करना है और किया भी फर्म ने ही है, तो आप उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंड बिकॉज यू आर पेइंग कैश तो टू कैश और बैंक, यानी कैश जब जाता है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। तो सेम वे if you are paying cash to cash account, and if you are paying by check or bank account, then to bank account. So this will be the entry for the expenses at the time of revaluation of assets and reassessment of liabilities. Now let us see the specimen of revaluation account, यानी जब आप जर्नल एंट्रीज रिवैल्यूएशन की पास करोगे तो उसके हेल्प से यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ व्हाट इज द स्पेसिमन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, किस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखता है। तो डेबिट साइड will include two column, that is particular and amount, and credit side will also be consist of two column, that is particular and amount. Then on the debit side you are going to record mainly decrease in asset and increase in liability, यानी जब भी आपकी कोई एसेट डिक्रीज हो रही है और आपकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड अपोजिट, दैट इज इफ योर एसेट इज इंक्रीजिंग and your liability is decreasing, it will be recorded on the credit side of revaluation account. यानी जिस तरह से आप एंट्री पास कर रहे थे, एसेट जब डिक्रीज होती थी एसेट को क्रेडिट दिया जाता था ना, तो आप रीड करते वक्त इसे कैसे रीड करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यानी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आप लिख रहे हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एंड टू एसेट मीन्स एसेट इज डिक्रीजिंग, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अगर क्रेडिट है इट मीन्स लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो रीजन समझ में आया, यानी जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे आपका डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एंड क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी। रीजन कि एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है आपका डेबिट, ठीक है। तो आप रीड करते वक्त कैसे रीड करते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है यहाँ पे, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रीड करते वक्त आप एंट्रीज इस तरह से रीड करते हो, और ये जो टेबल बनेगा ये आपकी जो लेजर बनेगी यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, ये आपने अभी जो जर्नल एंट्रीज देखी थी उसके हेल्प से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। यस, तो यू विल रिकॉर्ड all the decrease in asset and increase in liability on the debit side of revaluation account, and increase in asset and decrease in liabilities on the credit side of revaluation account, यानी asset, liabilities, then unrecorded liabilities, कोई भी unrecorded liabilities आपकी होगी तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे on the debit side of revaluation. रीजन क्योंकि लाइबिलिटी अगर ये रीड करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है तो लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, अनरिकॉर्डेड एसेट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। देन इफ यू आर गोइंग टू पे एनी एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन तो वो एक्सपेंसेस आपका लिखा जाएगा टू दी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, एंड इट विल बी रीड एज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रीजन कैश जा रहा है आपके अकाउंट से और एसेट कम हो रही है, तो रिवैल्यूएशन टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। देन आफ्टर ऑल दिस एंट्री लास्ट में आप बैलेंसिंग करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का, और अगर आपकी
क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यानी इधर का टोटल आपके क्रेडिट साइड का डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो आपका डिफरेंस आपको जो आएगा वो यहाँ पे आप लिखोगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और जो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग ऑल दी पार्टनर्स, यानी जब गेन होगा तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इसे अमंग्स दी ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। एंड सेम वे अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है देन क्रेडिट साइड, तो डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा और उसको कहा जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड रिमेंबर ओनली वन विल अपीयर एट द टाइम, यानी दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, यानी आइदर देयर विल बी लॉस और आइदर देयर विल बी गेन, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। देन one important point which you have to remember is when revaluation account is prepared, asset and liabilities appear in the balance sheet of the reconstituted firm at their revised value, यानी जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे एट द टाइम ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, तो अब ये जब अकाउंट बन जाएगा तो जो नई बैलेंस शीट आपकी बनेगी उसमें आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अब नए वैल्यू पे शो होगी, ना कि पुराने वैल्यू पे, यानी जो पुराने बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ थी अब वो वैल्यूज़ आपकी एसेट और लाइबिलिटीज़ की नहीं रहेगी। योर एसेट एंड लाइबिलिटीज़ विल बी रिवाइज्ड एंड न्यू वैल्यू विल बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट। लेट अस सी वन क्वेश्चन टू मेक यू अंडरस्टैंडिंग क्लियर। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसके हेल्प से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियरली समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन में आपके प्रीवियस एडजस्टमेंट भी होंगे, जैसे कि आपने देखा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, देन यू हैड सीन अकाउंटिंग फॉर गुडविल, देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अभी तक आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4 एडजस्टमेंट देखी थी, तो ये क्वेश्चन आपको चारों से रिलेटेड होगा। तो लेट अस सी Anil, Manvi and Payal are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood as follow, यानी 3 पार्टनर है अनिल, मानवी एंड पायल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। दिस इज देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2। अब इनके फर्म की बैलेंस शीट आपको दे रखी है ऑन द 31st March 2020। सो ऑन द लाइबिलिटी साइड कैपिटल ऑफ द 3 पार्टनर इज अनिल 3,50,000, मानवी 2,50,000 एंड पायल 3 लाख रुपीज़। तो ये तीनों का कैपिटल है। देन ऑन द लाइबिलिटी साइड देयर इज जनरल रिजर्व जो कि है आपका 20,000, देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है आपका 30,000 एंड क्रेडिटर्स है आपके 50,000। सो दिस इज द लाइबिलिटी साइड जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है फ्रॉम द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर टू द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देन एसेट साइड में आपके पास है लैंड एंड बिल्डिंग 2,60,000, मशीनरी 3,50,000, स्टॉक आपके पास है 90,000 का, बिल रिसीवेबल है 70,000, सन्ड्री डेटर्स है आपके 1 लाख रुपीज़, कैश इन हैंड 25,000 एंड कैश एट बैंक 1,05,000। So this is the balance sheet of your firm. Then certain adjustment is given. अब आपको बैलेंस शीट दे रखी है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, और अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। They decided to share profit and losses in the ratio of 2:2:1 with effect from 1st April 2020. They agreed that अब उनका न्यू रेशियो, यानी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का सोचा है फ्रॉम 5:3:2 टू 2:2:1, यानी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी यहाँ पे आप रिवैल्यू कर रहे हो अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को। लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को एप्रिशिएट करना है
डेप्रिशिएट एंड एप्रिशिएट। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कम करना और एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ाना। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 10% से बढ़ाना है। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी? 2,60,000 और उसको 10% से आपको बढ़ाना है, यानी आपको कितना उसे बढ़ाना है? 26,000 रुपीज़ से बढ़ाना है। तो इनके एग्रीमेंट में इन्होंने डिसाइड किया है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा बाय 10%। इट मीन्स 26,000 कैलकुलेट किया आपने अभी। देन मशीनरी बी रेड्यूस्ड बाय 15%, यानी मशीनरी जो है उसको 15% से कम करना है। इट मीन्स 3,50,000 की आपकी मशीनरी है जिसका 15% कैलकुलेट करोगे आप और उतने वैल्यू से आप अपनी मशीनरी को रिड्यूस करोगे। देन स्टॉक भी इंक्रीज्ड 2 रुपीज़ 1 लाख, यानी स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है 2 रुपीज़ 1 लाख। The question is not saying that stock should be increased by 1 lakh rupees. The question is saying that stock को आपको बढ़ा के 1 लाख रुपए करना है। यानी अब आज के डेट में आपकी बुक में स्टॉक कितने का है? 90,000 का, जबकि आपको कहा गया है कि स्टॉक की वैल्यू को बढ़ा के 1 लाख कर दो। यानी अगर आपको 1 लाख रुपए से स्टॉक की वैल्यू 1 लाख करनी है तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा स्टॉक? 10,000 रुपीज़ से। यस, 1 लाख माइनस 90,000 पहले से है तो स्टॉक इंक्रीज करना है 10,000 रुपीज़ से। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, यानी डेटर्स जो है उस पर आपको 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी जितने भी आपके सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख रुपीज़ का 5% will be created as provision for doubtful debts. It means asset, again you are going to decrease your assets. Then a creditor of rupees 5,000 is not to claim the dues, hence is to be written back. यानी एक क्रेडिटर है, जो आपके क्रेडिटर्स है टोटल 50,000 के, इसमें से एक क्रेडिटर है 5,000 का, इज़ नॉट टू क्लेम द ड्यूज़, यानी जो आपसे ये ड्यूज़ नहीं मांगने वाला। यानी आपकी जो लाइबिलिटी थी 50,000 की, जिसमें से अब ये लाइबिलिटी कम हो चुकी है क्योंकि ये क्लेम नहीं आने वाला आपका, यानी कोई आपसे ये 5,000 रुपीज़ नहीं मांगेगा, तो आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो जितने वैल्यू से आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो लाइबिलिटीज़ को आपको रिड्यूस करना होगा विद द हेल्प ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन नेक्स्ट, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज़ रुपीज़ 10,000, यानी वर्कमैन कंपेंसेशन का क्लेम आया है 10,000 का, तो ये ट्रीटमेंट होगी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली। यानी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपके पास 30,000 का है, जिसमें से आपके पास क्लेम आया है 10,000 रुपीज़ का। देन नेक्स्ट है, एन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज़ 2,000 वॉज पेड by the firm for getting the value of land and building certified by a chartered engineer, यानी 2,000 का खर्चा आपने किया गया है for the revaluation of land and building. So this is the expenses on revaluation. Pass the journal entries and prepare revaluation account. यानी अब इस क्वेश्चन की आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है एंड देन आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। सो दिस इज अ फुल लेंथ क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले सिर्फ रिवैल्यूएशन ही नहीं देखना है, आपको सारी एडजस्टमेंट देखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि कोई भी गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है? नो, कुछ भी आपको गुडविल, नया गुडविल, पुराना गुडविल कुछ नहीं बता रखा है, यानी आपको गुडविल की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो भी, यानी पहली तो एडजस्टमेंट करने की अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आ जाते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आपके पास क्या आपको बैलेंस शीट में कोई रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दिख रहा है? तो यस, जनरल रिजर्व है हमारे पास 20,000 का एंड वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है हमारा 30,000 का। तो क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी जनरल रिजर्व के लिए कुछ नहीं बताया है, तो हम अज्यूम करते हैं कि बिफोर रिकन्स्टिट्यूशन वी डिस्ट्रीब्यूट ऑल द रिजर्व्स अमंग द पार्टनर्स। तो जनरल रिजर्व 20,000 का सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
ठीक है। देन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट उससे पहले आपको देखना है क्या आपका कोई क्लेम है। तो यस, सी द एडजस्टमेंट नंबर 6 जिसमें बता रखा है कि क्लेम है 10,000 का और रिजर्व आपने रखा है 30,000। तो क्लेम आपका कम है तो 30,000 में से 10,000 रुपये आप यूज़ कर लोगे क्लेम के लिए, बचा हुआ 20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये दो एंट्री हो जाएगी आपकी ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाली। इसके बाद में आप रिवैल्यूएशन की एंट्री स्टार्ट करो। तो पहली एंट्रीज आप करोगे। अब सबसे पहले आप एक सो फर्स्ट सी द एंट्रीज। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपकी क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट 10,000 टू मानवीज कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड टू पायल्स कैपिटल अकाउंट 4,000, जो कि आपने बांटा है 5:3:2, जो इनका ओल्ड रेशियो था इस रेशियो में बांटा है। यानी आउट ऑफ 10 पार्ट 5 पार्ट वॉज गिवन टू अनिल, यानी 20,000 में से 5/10 पार्ट आपने किसको दिया, अनिल को, यानी 10,000 रुपये अनिल को दिए। उसके बाद में मानवी को आपने दिए है 20,000 का 3/10 पार्ट एंड पायल को आपने दिया है 20,000 का 2/10 पार्ट। तो ये जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देन सेकेंड एंट्री विल बी रिलेटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व आपका था 30,000, जिसमें से क्लेम में आपको देना पड़ा 10,000 रुपये। 20,000 जो बच गया तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5:3:2 में, क्योंकि अब ये रिजर्व किसी यूज़ का है नहीं, क्योंकि रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पे क्लेम आया था सिर्फ 10,000, जबकि आपने रिजर्व करके रखा था 30,000 रुपये। सो द रिमेनिंग अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब आपने एंट्रीज कर दी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स की। देन आते हैं हम रिवैल्यूएशन की एंट्री, यानी एक एक एडजस्टमेंट आप देखते जाओगे और उसके हेल्प से रिवैल्यूएशन का एंट्रीज करते जाओगे। यानी अगर आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप एसेट अकाउंट को डेबिट करो, और एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो, एंड इसका रिवर्स रिवैल्यूएशन को आप नेक्स्ट जो भी रिवर्स होगा, यानी अगर एसेट क्रेडिट है तो डेबिट रिवैल्यूएशन होगा, और अगर एसेट डेबिट है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंड अगर आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, और लाइबिलिटीज़ अगर डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट करो। सो यूज दिस मेथड एंड सी ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट एंड पास द एंट्रीज। तो सबसे पहले I want you all to record the question first, keep the question in front of you and then see the solution. तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो 10% से। तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है यानी इंक्रीज करना है। सो इफ द एसेट इज इंक्रीजिंग लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि एक एसेट अगर आपकी बढ़ती है तो आपको एसेट अकाउंट को डेबिट करना है। तो 26,000, इसी साथ एक और एसेट आपकी बढ़ रही है स्टॉक, यानी स्टॉक की वैल्यू आपको करनी थी 1 लाख रुपीज़। 90,000 आपके बुक में है, 1 लाख करनी है यानी 10,000 से बढ़ाना है। तो स्टॉक अगर बढ़ाना है तो एसेट इंक्रीज हो रही है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000। तो आप कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो, जितनी भी एसेट बढ़ रही है सारी एसेट एक साथ डेबिट करो एंड टू रिवैल्यूएशन में इनका एडिशन लिख दो। तो यहाँ पे दो एसेट है इस क्वेश्चन में जो इंक्रीज हो रही है, एक है आपकी लैंड एंड बिल्डिंग एंड दूसरा है आपका स्टॉक। तो इन दोनों को डेबिट करके क्रेडिट होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 36,000, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डेड। देन आपकी दो ऐसी एसेट है जो डिक्रीज हो रही है, एक है मशीनरी और दूसरा है आपके डेटर्स पे आप 5% का प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आप इन दोनों के लिए एंट्री पास करोगे। Because your value of your asset is decreasing, so you will credit machinery account, and as you are creating provision for doubtful debt, provision account will also be credited, और इन दोनों का जो एडिशन होगा वो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे 57,500, दैट इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेड, यानी आपने प्रोविजन कर लिया फॉर डाउटफुल डेब्ट। देन नेक्स्ट है आपका आपके क्रेडिटर्स जो है वो
आपसे अब ड्यू नहीं है, यानी आपको उन्हें पे नहीं करना है, यानी आपकी लाइबिलिटी कम हो गई। तो लाइबिलिटी कम होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट इज डेबिटेड, यानी क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 5000 से कम हो रहे हैं एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000 रुपीज़। अमाउंट नॉट पेबल इज रिटर्न बैक। देन नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड। यू हैव पेड 2000 रुपीज़ ऑन द वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने के लिए आपने 2000 रुपये पे किए। तो अगर आपने पे किया है तो आपकी एसेट कम हुई है, कैश एक एसेट है जो डिक्रीज हुई है, तो एसेट क्रेडिट होगी एंड द डेबिट विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो सारी एंट्रीज आपने पास कर ली। अब इसके बाद में लास्ट एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। तो ये आपको जो एंट्री पास करनी है प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, इसको पास करने से पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ज़रूरी है। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करने को कही गई है फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, तो जर्नल एंट्री में प्रॉफिट और लॉस की जो लास्ट एंट्री होगी ये आप तभी पास कर पाओगे जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, तो whenever even if in the question you are asked only to prepare journal, then also you are going to prepare revaluation account in working note, यानी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पर इस क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट में नहीं बनाना है। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जर्नल एंट्री के साथ साथ रिवैल्यूएशन भी बनाना है, तो वो मेन पार्ट ही है, वर्किंग नोट नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो आपने देखा था कि जब भी आपकी एसेट कोई इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी कोई डिक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करो रिवैल्यूएशन के, एंड इफ योर asset is decreasing and your liability is increasing, record it on the debit side। तो ये याद में रखना है। तो यहाँ पे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी, स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा था, तो आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एंड इन द सेम वे आपके क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी कम हो रही थी तो आपने क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन के रिकॉर्ड कर लिया। देन आपकी मशीनरी डिक्रीज हो रही थी तो आपने उसे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के रिकॉर्ड किया है। प्रोविजन आपने क्रिएट किया था डाउटफुल डेब्ट्स पे तो आपने उसे क्रेडिट डेबिट साइड रिवैल्यूएशन के रिकॉर्ड कर लिया। और जो एक्सपेंस आपने किया था फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग उसे आपने रिकॉर्ड कर लिया डेबिट साइड में। जब भी एसेट डिक्रीज हो रही है रिकॉर्ड इट ऑन दी डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो। और लाइबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। और अपोजिट एसेट बढ़ती है और लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो रिकॉर्ड इट ऑन दी क्रेडिट साइड। अब जब आपने ये तीन चीज़ें रिकॉर्ड कर लिए हैं यहाँ पे और यहाँ पे आपने क्रेडिटर्स तक रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद में रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, नाउ डू द बैलेंसिंग। आप बैलेंसिंग करोगे तो आप जब देखोगे ये टोटल और इस टोटल का आप अगर एडिशन देखते हो तो ज़्यादा है आपका डेबिट साइड, दैट इज़ 59,500 कंपेयर टू योर क्रेडिट साइड। तो राइट दिस टोटल ऑन बोथ द साइड 59,500 एंड 59,500। तो डिफरेंस जो है आपका वो है 18,500। तो हमें पता है कि अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो इट डिनोट्स लॉस, यानी आपकी ये साइड ज़्यादा है कंपेयर टू क्रेडिट साइड तो इट डिनोट लॉस। तो लॉस हुआ है आपको 18,500 का जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द ओल्ड रेशियो दैट इज़ 5:3:2, यानी 18,500 का 5/10 पार्ट विल गो टू अनिल दैट इज़ 9,250। देन 18,500 का 3/10 part will go to Manvi that is 5,550 and 18,500 का 2/10 part will go to Payal that is 3,700। तो इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। और अब जो आपने लास्ट एंट्री छोड़ दी थी वो आप पास करोगे बिकॉज इट इज़ लॉस। तो लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में ये
डेबिट होगा, यानी पार्टनर्स के कैपिटल को कम कर देगा। तो कैपिटल का जो रूल है, कम होगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो आप इसे डेबिट कर दोगे। एंड कहाँ से आया ये लॉस? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट से। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग ratio. So in this way you are going to solve the questions related to revaluation of assets and reassessment of liabilities.